हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो मेरे चैनल की मोस्ट अवेटेड वीडियो है। लोग बहुत ज़्यादा दिनों से डिमांड कर रहे थे इस वीडियो के लिए कि सर प्लीज़ बताइए रिसेशन कब एंड होगा, जो मार्केट कब से ठीक होगी और इस रिसेशन का रीज़न क्या है, बेसिकली किस वजह से हमें जॉब नहीं मिल रही, किस वजह से मार्केट ख़राब हुई है, क्या रीज़न है, क्या इसका सोल्यूशन है। तो उसके बारे में बहुत दिनों से क्वेश्चंस पूछ रहे थे लोग। तो आज उन्हीं के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी सुनाऊंगा। वो स्टोरी सुन के आपको पूरी सिचुएशन अपने आप समझ में आ जाएगी। तो अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, लेकिन वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, तभी आपको पूरा सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ये रिसेशन है ये एआई की वजह से आया है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि रिसेशन है वो अभी जो ओवर क्राउडिंग हो गई है उसकी वजह से आया है। तो रियलिटी क्या है, ठीक है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखो, अगर ओवर क्राउड की बात करें तो 2022 तक भी मस्त हायरिंग चल रही थी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को अच्छा अच्छा पैकेज मिल रहा था, मतलब सभी प्लेस हुए हैं तब तक। तो 2021-22 में जिसने भी ग्रेजुएशन करी थी, मतलब वो लोग इतने लकी थे कि उनकी सबकी प्लेसमेंट मोस्टली हो गई होगी अब तक भी, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट इतना बूम पे था कि सबको प्लेसमेंट मिल गई। लेकिन 2023-24 में ऐसा क्या हो गया एकदम से कि दो बैच आए और ओवर क्राउड हो गया मार्केट। इससे पहले मतलब जगह थी, लेकिन दो बैच ने ही इतना ओवर क्राउड कर दिया। डू यू रियली थिंक कि ये रीज़न हो सकता है? तो बेसिकली ये रीज़न नहीं है। ठीक है, तो ये ओवर क्राउडिंग की चीज़ आप भूल जाओ। ओवर क्राउडिंग इज़ नॉट द रीज़न बिहाइंड रिसेशन। ठीक है, सेकंड चीज़ पे आते हैं कि एआई में भी अगर आप बात करें तो जैसे हम लोग जॉब करते हैं मान लो, तो अभी तक भी ऐसा कुछ नहीं आया कि कस्टमर बोले कि भाई आप एआई की हेल्प ले लो और ये टास्क आप जल्दी कर दो। तो इसका मतलब हम एआई की वजह से ना हम कटिंग कर रहे हैं, अपनी रिसोर्सेज में कमी कर रहे हैं, क्योंकि आप चैट जीपीटी से जल्दी कोड लिख सकते हो। ऐसा कोई क्लाइंट नहीं बोला आज तक भी। ठीक है ना, अभी मार्केट में उतना आया कि आप मतलब नॉर्मल चीज़ नहीं आई है कि आप चैट जीपीटी की हेल्प ले लो या किसी टूल की हेल्प लेके आप जल्दी काम कर लो। ऐसा नहीं है, ये सभी भी एक्सपेरिमेंट फेज में चल रहा है। तो उस पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है एआई पे, डायरेक्ट इम्पैक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट थोड़ा पड़ा है, वो मैं बताऊंगा आगे वीडियो में आगे। लेकिन तो रिसेशन का रीज़न है क्या बेसिकली? ठीक है, तो रिसेशन का रीज़न एक्चुअली वो समझने के पहले आपको ना एक मनी फ्लो समझना पड़ेगा कि मार्केट में पैसा ना घूमता कैसे है। पड़ेगा कि मार्केट में पैसा एक हैंड से दूसरे हैंड में कैसे जाता है और वो सर्कुलेट कैसे होता है और वो कैसे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तब आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है। वो आप स्टोरी अगर समझ लेंगे तो आपको ईजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टोरी ये है कि एक बार एक इंसान होता है, वो जाता है किसी होटल में। तो होटल में जाके वो बोलता है होटल वाले को कि यार मुझे ना एक होटल में एक रूम लेना है, रूम बुक करना है मुझे। तो जो होटल वाला जो रिसेप्शन पे होता है, जो मैनेजर होता है, वो कहता है कि यार होटल तो हम आपको रूम तो मैं दिखा दूंगा आपको सर, लेकिन आपको ना 500 रुपये पहले जमा करने पड़ेंगे एज ए सिक्योरिटी। ठीक है, लेकिन आप जब जाओगे, अगर आपको रूम पसंद नहीं आया तो हम आपको वापस दे देंगे 500 रुपये एज इट इज़ विदाउट एनी कट। और अगर आपने रूम ले लिया तो हम आपको ऑब्वियसली जितना चार्ज बनेगा उसमें से 500 रुपये काट देंगे। तो वो इंसान कहते हैं हाँ चलो ठीक है, अगर नहीं पसंद आया तो मैं अपने 500 रुपये ले जाऊँगा, कोई बात नहीं। तो ओके, तो वो उसको दिखाने के लिए ले जाता है। 500 रुपये वो मैनेजर लेके रख लेता है अपने पास। ठीक है, और उसको दिखाने के लिए कहते हैं सर अभी आप चलो मैं चाबी लेके आता हूँ। ठीक है, तो वो इंसान वेट करता है अपना रिसेप्शन पे। तो मैनेजर क्या करता है, उस 500 रुपये को ना, मैनेजर जो वहाँ पे दूध सप्लाई करता था उसको फ़ोन करता है, और मैनेजर को मतलब दूध सप्लाई वाले के 500 रुपये बचे हुए थे होटल के तरफ। तो होटल वाला मैनेजर फ़ोन करता है दूध वाले को कि यार जल्दी से ना 500 रुपये ले जा, मेरे पास 500 रुपये हैं, तो तू अपना ले जा 500 रुपये। तो वो कहता है ठीक है सर मैं ले जाता हूँ। दूध वाला आता है और 500 रुपये लेके चला जाता है उससे। फिर वो चाबी लेके रूम दिखाने चला जाता है उसको, उस इंसान को, मैनेजर। अब वो दूध वाला क्या करता है, दूध वाला जाता है फर्नीचर वाले के पास। उसने कुछ अपनी घर में कुछ बेड बनवाया था दूध वाले ने, वो उसको 500 रुपये देता है फर्नीचर वाले को। ले भाई मेरे पास 500 रुपये आ गए हैं, उसके पेंडिंग थे 500 रुपये। कहता है कि ले भाई तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया, मैंने 500 रुपये तेरे को दे दिए, फर्नीचर वाले को दे दिए 500 रुपये। ठीक है, ओके चलो सही हो गया। अब फर्नीचर वाले को 500 रुपये देने थे ट्रांसपोर्ट वाले को, जो ट्रांसपोर्ट करता है, जो टेम्पो वेम्पो चलाते हैं, क्योंकि वो फर्नीचर को ट्रांसपोर्ट करता है वो। तो 500 रुपये उसके पेंडिंग थे, तो वो उसको ट्रांसपोर्ट वाले को फ़ोन करता है फर्नीचर वाला। कहते हैं कि भाई अपने 500 रुपये ले जा, तेरे जो पेंडिंग थे मेरे पास पैसे आ गए, तू ले जा अपने पैसे। तो कहते हैं ठीक है ले जाता हूँ। अब 500 रुपये वो ले जाता है, ट्रांसपोर्ट वाले के पास चले जाते हो 500 का नोट। उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट वाला क्या करता है, ट्रांसपोर्ट वाले को ना उस होटल वाले, क्योंकि वो डिलीवरी होटल में भी करता था ट्रांसपोर्ट वाला अपने टेम्पो से कुछ सामान की डिलीवरी। तो 500 रुपये उसकी तरफ आए हुए थे होटल वाले, मतलब होटल वाले को देने थे ट्रांसपोर्ट वाले ने पैसे। वो पहुंचता है अपना टेम्पो उठा के, वो होटल पे पहुंचता है और होटल पे जाके बोलता है मैनेजर को कि सर मेरे 500 रुपये, मैनेजर को बोलता है कि भाई मेरे पास 500 रुपये आ गए हैं, तो अपने 500 रुपये आप रख लो, मेरा और आपका हिसाब बराबर। तो कहता है ठीक है। मैनेजर के पास 500 रुपये आ जाते हैं घूम के वो वाले। ठीक है,
और अब क्या होता है, वो मैनेजर्स को रूम दिखाता है, इतनी देर में रूम दिखाता है, तो उस बंदे को रूम पसंद नहीं आता कस्टमर को। वो कहता है नहीं यार स्मेल आ रही है तुम्हारे रूम में, मैं नहीं स्टे कर रहा यहाँ पे, मेरे 500 रुपये वापस कर दो। ठीक है, तो 500 रुपये वो वही 500 रुपये वो निकाल के मैनेजर दे देता है कस्टमर को वापस। अब कस्टमर चला जाता है अपना। अब आप मेरे को ये बताओ कि इसमें 500 रुपये किसके रुपये थे, और सबका उस 500 रुपये से सबका लोन उतर गया। ठीक है, सबका हिसाब बराबर हो गया ना 500 रुपये से, सबका कर्जा उतर गया, और वो जिसके 500 रुपये थे उसके पास चले भी गए वो 500 रुपये। कुछ समझ में आया आपको? तो इकोनॉमी में ऐसे पैसे फ्लो करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, इसको थोड़ा ट्विस्ट करके समझाता हूँ। ठीक है, जब कोई भी इकोनॉमी जब ठप होती है ना, ठप का मतलब है कि कोई भी इकोनॉमी जब थोड़ा स्लो डाउन में आती है या कुछ भी होता है किसी वजह से भी, तो उसमें ना मार्केट में पैसा इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट करने का मतलब है जो कोई इंजेक्ट ऐसे नहीं कि कोई बाहर से कोई लेके आएगा, जैसे आरबीआई है, कोई भी सेंट्रल बैंक जो होता है किसी भी देश का, वो उसमें पैसे डालता है, पैसे मनी प्रिंट करता है ना, ऑब्वियसली उनके पास प्रिंटिंग मशीन है, मशीन, तो वो पैसे प्रिंट करेंगे और वो देंगे। अब वो मार्केट में देते कैसे हैं पैसे? ठीक है, तो वो देते कैसे हैं? वो बैंक को लोन देते हैं। जो बैंक होते हैं, जैसे बैंक जो भी हैं, अगर आपको थोड़ी वो इकोनॉमिक्स की अवेयरनेस होगी तो एक चीज़ होती है रेपो रेट, एक होती है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो जब जब आरबीआई लोन देता है बैंकों को, तो वो रेपो रेट के अकॉर्डिंग देता है। मतलब आरबीआई एक कम इंटरेस्ट रेट पे बैंकों को पैसा देगा, और फिर बैंक उस पैसे को आगे सर्कुलेट करेगा मार्केट में सस्ते रेट पे ही। ठीक है, तो सिंपल बात है, जब आरबीआई को या किसी सेंट्रल बैंक को या किसी गवर्नमेंट को जब लगता है कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है और लोग ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे, लोगों पे कर्जा बढ़ गया है, तो क्या होता है, अगर आप पे कर्जा बढ़ गया तो आप कुछ नया खर्चा नहीं करोगे ना। तो मार्केट रन करने के लिए वो क्या करते हैं, नया पैसा डालते हैं, उसमें मनी प्रिंट करते हैं। तो नया पैसा जब आपने सस्ते रेट में, वो बैंक लोन सस्ता कर देते हैं, जैसे सस्ता कर दिया तो लोगों के हाथ में पैसा मतलब चला जाता है, लोग ज़्यादा उसको बैंक से लोन लेना शुरू करते हैं। अगर होम लोन आज जैसे 8% है, कितना है, अगर होम लोन कल को 2% कर दे तो लोग पागलों की तरह फ्लैट और घर खरीदना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम किया तो मार्केट में पैसा फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है इमीडिएटली। दिस इज़ द वे। ठीक है, और जैसे ही आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया मार्केट स्लो डाउन हो जाता है। तो दीज आर द टूल्स जो कोई भी सेंट्रल बैंक है उनके पास टूल्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई और एनी सेंट्रल बैंक। तो वो क्या करते हैं बेसिकली, वो इन्हीं टूल्स के, इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी पावरफुल टूल टू कंट्रोल एनी इकोनॉमी। तो अगर आज होम लोन या पर्सनल लोन अगर 2% कर दें, 3% कर देंगे, तो लोग पागलों की तरह खर्चा करना शुरू कर देंगे और लोन लेना शुरू कर देंगे बैंक से, घूमना शुरू कर देंगे, हॉलीडे पे जाना शुरू कर देंगे, कुछ अपने कोई गैजेट खरीदना शुरू कर देंगे, कोई गाड़ियाँ खरीदने शुरू कर देंगे। अभी कार लोन कितना, आई थिंक 9% होगा समथिंग। अगर 3% कर देंगे तो लोग पागलों की तरह गाड़ियाँ खरीदना शुरू कर देंगे इमीडिएटली। ठीक है, अब अगर आपको गाड़ियों की सेल रोकनी है तो उन 9% को 12% कर दो, गाड़ियाँ बिकनी बंद हो जाएंगी मार्केट में, सिंपल। ठीक है, उसको और ज़्यादा बढ़ा दो, जितना लोग उतना ज़्यादा खर्चा कम करना शुरू कर देंगे। तो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट मॉनिटर करती है, आरबीआई या कोई भी सेंट्रल बैंक है, उसका काम होता है बेसिकली कि देश में इकोनॉमी को कंट्रोल करना, देश में मनी फ्लो को कंट्रोल करना। ठीक है, उसका काम होता है। तो वो क्या करते हैं, इन्हीं टूल्स के थ्रू, इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी पावरफुल टूल, उसके थ्रू वो मनी फ्लो को कंट्रोल करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया होटल वाला, इसमें जो कस्टमर था, जो पैसा जिसने शुरू में इंट्रोड्यूस किया था, वो पैसा वो आरबीआई है या सेंट्रल बैंक है कोई भी, और जिसके हाथ में दिया मैनेजर वो बैंक है, एक तरह से बैंक है, और जो फर्नीचर और दूध वाले के पास सर्कुलेट है वो एक नॉर्मल आम इंसान है, हम लोग। ठीक है, तो इसी तरह पैसा जाता है। तो जब आरबीआई अपना पैसा डालता है मार्केट में बाहर से इंटरेस्ट रेट कम करके, तो सबके हाथ में पैसा जाता है, सब पूरा एक इकोनॉमी रन होना स्टार्ट हो जाती है, सबके लोन उतर जाते हैं, सबका मतलब एक सब खुश हो जाते हैं। ठीक है, और लेकिन जब अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो सबके हाथ से पैसा जाने लग जाता है, सब कुछ महंगा हो जाता है, इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हो जाती है। लेकिन आप बोलोगे कि यार ये तो फिर अच्छी बात है ना कि इंटरेस्ट रेट कम रखना चाहिए, तभी सब खुश है ना, सबका लोन भी उतर चुका है, सब कुछ हो रहा है, तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते क्यों है? लेकिन इंटरेस्ट रेट के साथ ना एक प्रॉब्लम भी है बेसिकली। इंटरेस्ट रेट के साथ ये प्रॉब्लम है, जब अगर आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो क्या होगा कि सबके हाथ में पैसा आ गया। तो सबके हाथ में, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने फ्लैट के या होम लोन मैंने 8% से 2% कर दिया, तो क्या हुआ, सबके हाथ में पैसा आ गया, और अब कमोडिटी तो कम है ना देश में, मतलब कि फ्लैट मान लो एक एरिया में फ्लैट है, एक बिल्डर के फ्लैट है, और वो फ्लैट तो कम है, लेकिन उस केस में क्या होगा, जब आपके पास सबके पास पैसा आ जाता है तो हर एक चीज़ को खरीदने के लिए ना आप ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो। ठीक
ठीक है। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आप कुछ भी ज़्यादा आप इजीली दे दोगे, और आपकी सैलरी कम है तो कम दोगे। तो जब मार्केट में लोगों के पास ज़्यादा पैसा हाथ में आ जाता है तो लोग उस पैसे को उसको वो ना महंगाई बढ़ा देता है पैसा, क्योंकि लोग ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हैं हर चीज़ के लिए, तो उसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। तो इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन का जब अगर आपने इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कम कर दिया तो वो इन्फ्लेशन बढ़ाएगा, वो महंगाई बढ़ा देगा, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट कन्फ्यूजन में रहती है कि जब इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है तो उनको इंटरेस्ट रेट कम करके और लोगों को ट्रैक पे लाना है कि दोबारा से खर्चा करना शुरू करो। बट वो ज़्यादा कम भी नहीं कर सकते, नहीं ज़्यादा कम कर देंगे तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा और एकदम से चीज़ें बहुत महंगी हो जाएगी और फिर से स्लो डाउन हो जाएगा बिकॉज ऑफ उस महंगाई की वजह से। तो गवर्नमेंट को इसलिए हमेशा बैलेंस करके चलना पड़ता है। इसलिए आप देखोगे हर क्वार्टरली जो आरबीआई है, कोई भी बैंक है, वो एक रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की फिगर निकालते हैं कि इस क्वार्टर के लिए हम इतना रेट रखेंगे इंटरेस्ट रेट का, या फिर नेक्स्ट क्वार्टर जब फिर वो सिचुएशन देखते हैं, इवेल्युएट करते हैं, फिर उसके हिसाब से वो कम ज़्यादा ऊपर नीचे करते रहते हैं हर क्वार्टर में। तो दिस इज़ द रीज़न, वो मेंटेन करके चलना होता है उनको, ठीक है। लेकिन यूएसए में क्या हुआ है, जो अब हम आते हैं मेन रीज़न पे। तो यूएसए में क्या हुआ है, यूएसए ने थोड़ी पागलबंदी करी उन्होंने। जब कोरोना के टाइम पे सब कुछ स्लो डाउन चल रहा था, मार्केट मतलब काम उतना नहीं हो रहा था, ठीक है, मतलब सारे बिजनेस तो ठप हो रहे थे उस टाइम पे, तो स्लो डाउन आ रहा था यूएसए में। तो उनको लगा कि हमारे पास तो डॉलर है, डॉलर इज़ द ग्लोबल करेंसी, तो उनको लगा हम डॉलर प्रिंट कर देंगे, अपना मस्त चलेगा। तो जिस टाइम ये प्रिंट हो रहा था उस टाइम पे भी मैंने कई इकोनॉमिस्ट के सुने थे, मतलब मैं सुनता रहता हूँ ये सब चीज़ें भी। उस टाइम पे भी उन्होंने बोला था कि ये गलत कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उसमें प्रिंट नहीं करना है इनको। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रिंट करते गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रिंट किया उन्होंने। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे ना 2-3 फैक्टर बन गए थे। जैसे कि 2-3 फैक्टर क्या बने, उन्होंने रेट बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर दिया। रेट मतलब उन्होंने सोचा कि इकोनॉमी बढ़ाने के लिए हम मार्केट में पैसा इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा था धीरे धीरे। तो उन्होंने पैसा प्रिंट करके अपना डालना शुरू किया मार्केट में। तो उनका थोड़ा सा खुश हो, मतलब सही चल रहा था उनका उस टाइम पे, उनको लगा कि अच्छा हमने मेंटेन कर लिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हुई कि आईटी वाले थे, आईटी उस टाइम आप देख रहे होगे कि उस टाइम पे बहुत बाकी सारे बिजनेस थे वो ठप हो रहे थे, आईटी वाले ही सिर्फ एक खुश थे, क्योंकि आईटी बिजनेस चल रहे थे, वो घर से काम कर रहे थे और आईटी वाले मस्त चल रहे थे, ठीक है। तो आईटी वाले खुश थे कि हमारी उनकी ग्रोथ स्टोरी बढ़ रही थी, उनको हर क्वार्टर में प्रॉफिट हो रहे थे। तो आप 2019, 20, 21, 22 तक भी देखोगे तो आईटी की ग्रोथ चल रही थी दबा के यूएसए में, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ चल रही थी आईटी की। तो अब सिचुएशन क्या हुई कि उनके पास और लोन उनको सस्ता मिल रहा था। अब बैंक से लोन सस्ता मिल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट मार्केट में पैसा इंजेक्ट कर रही है, और उनको आईटी में काम भी ज़्यादा चल रहा है क्योंकि बाकी सारे तो बिजनेस ठप हो चुके थे, आईटी में बहुत काम था। इसीलिए आप देखोगे कि उस टाइम पे 2021-22 के अराउंड जो हायरिंग हुई थी, जो भी ये कॉर्पोरेट थे या आईटी कंपनी थी, उन्होंने बिल्कुल पागलों की तरह हायरिंग की थी विदाउट एनी रीज़न। उन्होंने फ्रेशर्स को भी 10 लाख 12 लाख इतने पैकेज दिए उस टाइम पे, ठीक है, दिस वाज द रीज़न। और उस टाइम पे उनको लग रहा था कि ये ग्रोथ ऐसे ही बढ़ती रहेगी, लोन हमेशा ऐसे सस्ता रहेगा अभी, और चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी और हम ग्रोथ करते रहेंगे, और हमें और रिसोर्सेज चाहिए, हमें जल्दी जल्दी हायरिंग करनी है। एक कॉम्पिटिशन सा लग गया था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये सिचुएशन बन चुकी थी उस टाइम पे। तो ये करते करते 2022 आ गया, ठीक है, 2022 आ गया। 2022 में आते आते, डोंट वरी, मैं आपको जो भी अभी स्टोरी सुना रहा हूँ मैं आपको विद प्रूफ डेटा भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी अपने आप से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 2022 आ गया। 2022 में क्या हुआ, 2-3 इवेंट हुए। एक तो क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ चुका था, वो मैंने बताया कि अगर आप अगर इंटरेस्ट रेट लो रखोगे बहुत टाइम तक तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो यूएसए में इन्फ्लेशन बढ़ चुका था। अब एक पहली सिचुएशन ये हुई। सेकंड सिचुएशन ये हुई कि ये 2022 की बता रहा हूँ मैं, 2022 एंड की सेकंड हाफ ऑफ 2022, ठीक है। उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट लो चल रहा था, पर उन्होंने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया था। 20 तक उन्होंने बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो कर दिया था। 20 में जीरो इंटरेस्ट रेट था वहाँ पे यूएसए में। मतलब आपको अगर होम लोन ले रहा है तो आपको जीरो पे मिलेगा, लिटरली जीरो पे था बहुत बैंकों का। मैं आपको दिखाऊंगा डेटा भी। उसके बाद जब वो उन्होंने 21 तक भी उनका मस्त चला, फिर 22 से उनको दिमाग आया है थोड़ा सा कि यार हमें इसको मेंटेन भी करना है। तो 22 में उन्होंने थोड़ा सा बढ़ाना शुरू किया, ठीक है। 22 फर्स्ट हाफ में, 22 सेकेंड हाफ में भी थोड़ा सा बढ़ाया उन्होंने। तो 22 सेकेंड हाफ में लगने लगा लोगों को, कॉर्पोरेट को, कि हाँ यार इंटरेस्ट रेट अब बढ़ने लगा है, अब तो महंगा हो गया लोन, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा 2022 तक आते एंड तक, ठीक है। तो थोड़ा सा हीट फील होने लगी कॉर्पोरेट को कि यार इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया था। सेकंड ये तो था एक इवेंट, ठीक है। सेकंड इवेंट हुआ, बहुत बड़ा इवेंट हुआ, एलन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया था, ठीक है। ट्विटर खरीद लिया, अक्टूबर 2022 में खरीदा था उसने नवंबर 2022 में 6000 लोगों को फायर कर दिया ट्विटर से। उसने बोला कि मुझे इतनी बड़ी टीम नहीं चाहिए, ट्विटर को संभालने के लिए 8000 लोगों की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 2000 लोग में या 1500 लोग में मेरा काम चल जाएगा। उसने 6000 लोगों को फायर कर दिया,
तो एक मार्केट में बना कि यार अब ना फायरिंग, मतलब एक इनसिक्योरिटी बनी कि यार एलोन मस्क ने भी कॉस्ट कटिंग करी है, और मतलब ये हो क्या रहा है मार्केट में, एक थोड़ा सा डर का माहौल बना मार्केट में, ठीक है। साथ ही साथ अब अगर थर्ड इवेंट ये हुआ 2022 में नवंबर में ही, सेम मंथ में, उस टाइम पे चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, ठीक है। जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तो लोगों को पता चला कि चैट जीपीटी तो 1 सेकंड में कोड लिख देता सारा, और उधर से बैंकों का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, लोन महंगा हो रहा था, और इधर से इलोन मस्क ने फायर कर दिया था, और इलोन मस्क ने प्रूव कर दिया था कि हमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है। और उधर साइड में देख रहे थे कि चैट जीपीटी आ चुका है जो कि ऑलरेडी कोड लिख रहा है। तो मार्केट में ये सब चीज़ें एक ना फियर फैक्टर बनने लगा, जो एकदम से आईटी इंडस्ट्री जो इतना ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी, जो ओवर कॉन्फिडेंट थे जो लोग, वो उनको लगने लगा यार कि ये हो क्या रहा है मार्केट में, तो एकदम से थोड़ा सा डर का माहौल बना। उसके बाद 2023 में फिर से उन्होंने इंटरेस्ट रेट फिर बढ़ा दिया, ठीक है। यूएसए ने फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया फर्स्ट क्वार्टर में, और सेकंड में फिर से बढ़ा दिया। तो एक जो प्रॉपर था ना, फिर जैसे इलोन मस्क ने फायर किया, उसने और सिमिलरली और कंपनियों ने फायर करना स्टार्ट किया। उनको लगा कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है अभी। अब उनको ना कंपनियों को डर लगने लगा कि यार हम अभी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहा है, ये पता नहीं कहाँ पे जाके रुकेगा, और हम पता नहीं सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इसमें, इतनी महंगाई में, और हमारे पास नए प्रोजेक्ट आएंगे या नहीं, नया काम आएगा कि नहीं, क्या हो सिचुएशन बनेगी। तो एक जो डर का था ना, डर का माहौल, वो बनते गया। वो तीनों चीज़ें मिक्स होगी। चैट जीपीटी ने भी रोल प्ले किया अपना, कि उनको लगने लगा कि इतने डेवलपर की हमें सच में जरूरत नहीं है। तो वहाँ से शुरू हुए ले ऑफ, ठीक है। बड़ी बड़ी सारी कंपनियों ने ले ऑफ करना शुरू किया। जब बड़ी जाइंट्स ले ऑफ करेंगे तो इधर अपना टीसीएस और ये भी सब लग गए फिर ले ऑफ में। सबको लगने लगा कि हमने ओवर बर्डन कर लिया अपने आप को, क्योंकि इन्होंने बिना सोचे समझे हायरिंग करी। 2020, 21, 22 में इन्होंने पागलों की तरह हायरिंग करी थी विदाउट एनी रीज़न। मतलब दो साल वाले बच्चों को 18 लाख 20 लाख का पैकेज मिल रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो विदाउट एनी थिंकिंग इन्होंने बिना उसके, और मैं सच बताऊं, आप बोलोगे मैं ये चीज़ इकोनॉमी को ट्रैक कर रहा था 2020 में, जब 20 से ही मैं ट्रैक कर रहा था कि इसको रिवाइव कैसे किया जाएगा। मेरा इंटरेस्ट है थोड़ा इसमें, मुझे पता था ये सीन बन सकता है इसमें, जिस तरह वो कर रहे थे। दूसरे जो इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत स्मार्टली प्ले किया। इंडिया का अगर आप चार्ट जाके देखोगे, उन्होंने मेंटेन रखा, इंटरेस्ट रेट भी नहीं बढ़ने दिया, और इन्फ्लेशन भी मेंटेन रखा ना। कभी इतना ज़्यादा यहाँ पे खुशी का माहौल बना ना दुख का माहौल बना। तो इंडियन इकोनॉमी ठीक ठाक चलती रही रेगुलर, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा डेटा दिखाता हूँ अपनी बातों को सपोर्ट करने के लिए, आपको ऐसा ना लगे कि कुछ भी बोल रहा है। थोड़ा सा आपको डेटा दिखाता हूँ। मैंने पूछा यूएसए इंटरेस्ट रेट हाइक इन लास्ट 20 ईयर्स, ठीक है, कब हुआ। ये देखो, इसने ये सब आपके काम की नहीं है। 2019 से देखते हैं स्टोरी, कोविड वाली। इसने बोला कि द फेडरल रिजर्व मेड 3 रेट कट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। 1.5 से और 1.75 कर दिया इन्होंने, ठीक है, इंटरेस्ट रेट। उसके बाद इन्होंने देखो क्या किया, मार्च 2020 में क्या किया, फेडरल रिजर्व कट रेट टू नियर जीरो। देख रहे हो, इस्टेब्लिशिंग ए रेंज ऑफ 0 से 0.25। मतलब इन्होंने इंटरेस्ट रेट ही जीरो कर दिया, ठीक है, यहाँ पे जीरो कर दिया। अब जीरो होने के बाद क्या हुआ, इनको बाद में 2 साल तक चलता रहा, 2020 से 2022 तक चलता रहा। अब इनको समझ में आया, उसके बाद फेडरल रिजर्व बिगेन राइजिंग रेट्स अगेन टू कॉम्बैट राइजिंग इन्फ्लेशन। अब उसके बाद इन्होंने इन्फ्लेशन देख के बढ़ाना शुरू किया, ठीक है। फिर इन्होंने एक रेंज रख दी कि 0.25 से 0.5 तक हम रखेंगे 2022 के। फिर 22 से 23 में फिर से ए सीरीज ऑफ अग्रेसिव रेट हाइक फॉलोड विद मल्टीपल इंक्रीज ईच ईयर, ठीक है। बहुत बार इन्होंने साल में बढ़ाए, बार बार बढ़ाते गए। जीरो था 2020 में, जीरो था ये, जीरो से करते करते आज ये 5.3 है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और डेटा। देखो, ये रेट है, इंटरेस्ट रेट, ये पिछले 20-30 साल का डेटा है, ठीक है। इसमें देखो, जब भी मार्केट में कुछ उथल पुथल हुई है, मार्केट क्राइसिस पे आया है, तो इंटरेस्ट रेट कम कर दिए गए हैं और मार्केट में पैसा इंजेक्ट करना होता है। देखो, ये वाला 2008 का क्राइस आया था, 2009 में इंटरेस्ट रेट कितना कम कर दिया। देखो, यहाँ पे जाके स्टेबल आई चीज़ें, फिर इन्होंने किया, ठीक है। यहाँ पे देखो 19 में था, 19 के बाद इन्होंने इंटरेस्ट रेट कितना कर दिया, 20 में देखो बिल्कुल कम कर दिया, 21 में कम कर दिया, और 22 में फिर इन्होंने सडनली बढ़ा दिया। यहाँ पे देखो कितना था, 0.08 था, ऑलमोस्ट जीरो था यहाँ पे 21 में। यहाँ पे यही टाइम था जब कंपनियों के पास बहुत पैसा था, लोन सस्ता था, सब कुछ मज़े में चल रहा था उनकी लाइफ। लेकिन 2022 आया तो वो एकदम उनको देखा कि अरे यार इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा दिया एक साल में ही, 4 मतलब इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, 4.1 कर दिया। उसके बाद 2023 में फिर बढ़ा दिया, अभी 5.3 कर दिया 2023 में। तो ये जो थे ना, मिस मैनेजमेंट था इनका, ये अपने संभाल नहीं पाए, और दिस इज द रीज़न फॉर कोलैप्सिंग द इकोनॉमी, ठीक है। अभी एक और दिखाता हूँ आपको मैं। ये हमारा ये यूएसए का इन्फ्लेशन का चार्ट है, ठीक है। इन्फ्लेशन में देखो, इन्फ्लेशन में क्या हुआ है इसके साथ,
ये अपना 2000, अरे यार ये आ रहा बार बार, ये देखो 19 है, 2019 है, ये 20 है, 19 तक भी नॉर्मल रेंज चल रही थी इन्फ्लेशन की। देखो जैसे 21 आया, क्योंकि वो 21 में उन्होंने इंटरेस्ट रेट इतना सस्ता कर दिया, 21 आया इन्फ्लेशन बढ़ा एकदम से, 22 आया, 22 में बहुत बढ़ा, इसी के रिस्पॉन्स पे फिर उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम, वो सॉरी हाँ इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ा कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। सो दिस वाज द रीज़न। प्लस में चैट जीपीटी भी आ गया, चैट जीपीटी 2022 में आ गया था, उसने भी थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया, और इलॉन मस्क ने भी कर दिया थोड़ा सा उसमें अपना मसाला ऐड कर दिया, तो पूरी एक रेसिपी बन गई, पूरा डर का माहौल बना दिया, पूरा सब खिचड़ी बना दी उन्होंने उस चीज़ की, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये ही रीज़न है और कुछ रीज़न नहीं है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं, यहाँ तक तो बात हमारे समझ में आ चुकी है आई थिंक, ठीक है। देखो अब हम लोग बात करेंगे कि इसका सोल्यूशन कब होगा, ये चीज़ें ठीक कब होगी, ठीक है। आपको आई थिंक ये समझ में आ चुका है कि ये किस वजह से हुआ है एग्जैक्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे यार यूएसए में ये सब कुछ हो रहा है तो हमें क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखो यूएसए जो है ना वो सॉफ्टवेयर का लीडर है, वर्ल्ड लीडर है, उसकी जो मार्केट शेयर है पूरे वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर का वो 43% है। तो 43% जो भी आईटी सर्विस का काम होता है वो सारा यूएस के थ्रू ही होता है, वो यूएस का ही काम होता है। हम लोग इंडियन आर जस्ट द सर्विस प्रोवाइडर टू वेस्टर्न कंट्रीज एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो हमारे यही काम है, हम सर्विस देते हैं। हमारे पास कितनी सारी TCS, इन्फोसिस सब कुछ है, लेकिन हम आज तक भी एक ढंग का एक प्रोडक्ट नहीं बना पाए जो कि वर्ल्ड लेवल पे यूज़ हो रहा हो। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल, कोई भी कितने सारे हैं, हम कुछ नहीं बना पाए इनमें से, ठीक है। हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमें काम देते हैं वो लोग और हम उनका काम करके देते हैं, ठीक है। ऐसा हम कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उनके ही काम कर रहे हैं। तो जब यूएसए में 43% शेयर है तो वहाँ से काम आना ऑब्वियसली कम हो जाएगा, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है इंडियन आईटी सर्विस कंपनी पे, ठीक है। तो वो ये फिर क्या एक डोमिनोज इफेक्ट होता है कि एक जगह गड़बड़ हुई फिर वो सारी जगह गड़बड़ शुरू हो जाती है, और एक कंपनी ने फायर किया सब कंपनियां डर जाती है, सब लोग फायर करते हैं और सब लोग अपनी सर्वाइवल मोड पे आ जाते हैं। तो सो दिस इज़ द राइट नाउ, दिस इज़ द सिचुएशन जो हम अभी फील कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन ठीक कब होगी? ये सिचुएशन ठीक होगी, देखो जितना आपको टेंशन है इकोनॉमी को, यूएसए इकोनॉमी को ठीक करने की, उनका इंटरेस्ट रेट डाउन करने की, उससे ज़्यादा उनको भी है यूएसए को, ठीक है, क्योंकि उनके भी तो बिजनेस सफ़र कर रहे हैं ना उनके। तो क्या हो रहा है बेसिकली, वो लोग अभी यूएसए में इलेक्शन है, आई थिंक नवंबर में है इस साल। जब वो इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन के बाद, क्योंकि इलेक्शन में भी कुछ ही महीने बचे हैं, तो वो कोई बड़ा ड्रास्टिक स्टेप ले नहीं सकते कि हम इकोनॉमी को ये कर देंगे रिवाइव करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी इलेक्शन है तो इलेक्शन तक अभी शांत है सब लोग। तो जब इलेक्शन हो जाएंगे नवंबर में होंगे तो मे बी नेक्स्ट ईयर से थोड़ा जो इंटरेस्ट रेट है वो फिर से थोड़े डाउन किए जाएंगे नेक्स्ट ईयर, जो फर्स्ट क्वार्टर से। तो धीरे धीरे चीज़ें इम्पैक्ट होगा इसका। और ये मैं कह रहा हूँ कि आप ये ड्रास्टिकली चेंज मत देखना कि एकदम से बहुत हायरिंग आ गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो धीरे जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा वो इकोनॉमी, क्योंकि एकदम से कम नहीं कर सकते हो, अगर एकदम से कम कर दिया तो फिर एकदम से इन्फ्लेशन बहुत राइज कर जाएगा। तो वो स्लोली हर क्वार्टर में डाउन करेंगे उसको, धीरे धीरे करके डाउन करके, जो इंटरेस्ट रेट यूएसए का आई थिंक 2-3% तक रहता है मेनली, उसी के आसपास वो लेके आएंगे उसको, ठीक है। लेकिन वो धीरे धीरे हर क्वार्टरली धीरे धीरे कुछ कम करेंगे, कुछ कम करेंगे, तो वो धीरे धीरे चलेगा। तो ये 1-1.5 साल का पूरा प्रोसेस है, तो वो चीज़ें स्टेबल होंगी। तो आप लोग देखोगे धीरे धीरे मार्केट में जॉब आ रही है, एक कंपनी जॉब दे रही है, फिर थोड़ी सी और कंपनी दे रही है, तो इस तरह की सिचुएशन में धीरे धीरे वो रिवाइव होगी चीज़ें, ठीक है। तो एकदम से नहीं होगी, तो आप वेट करना उसका। और कोई भी गवर्नमेंट आए यूएस की, ट्रम्प आए या बाइडन आए, कोई भी आए, वो उनको देखो अपने देश की उनको भी चिंता है, और वहाँ के बिजनेस हैं वो भी एक्सपेक्ट करेंगे उनसे कि वो अपना करे काम, ठीक है। तो वो करेंगे, हमारे लिए नहीं करेंगे लेकिन खुद के लिए तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ का वेट करो, अपने आप को प्रिपेयर करो। लेकिन अभी हम लोग क्या कर सकते हैं इस चीज़ में, हम लोग उस जब वो सिचुएशन आएगी तब उस सिचुएशन के लिए रेडी अभी से हमें रहना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज आई थिंक आपको एक आइडिया मिल गया है कि आपको करना क्या है। आपको अब ये करना है कि जब तक आप इसमें खुद कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होगी, आप अपनी तैयारी करिए और आप चीज़ों को सीखिए अच्छे से और ट्राई करते रहिए। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जॉब मार्केट ना एकदम से ठीक नहीं होगी, थोड़ी जॉब आएंगी, फिर थोड़ी जॉब आएंगी, धीरे धीरे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा वैसे कंपनियां भी, जो कंपनी है वो थोड़ा रिलीफ फील करेंगी थोड़ा सा, और जॉब धीरे धीरे रिवाइव होंगे। तो धीरे धीरे आपकी बारी बारी से आप देखोगे कि आज इसकी लगी, कल उसकी लगी, इस तरह धीरे धीरे सबकी जॉब लगती जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको एक रेडी रहना पड़ेगा इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, और उसके लिए आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। तो आप नॉलेज गेन करते रहिए और आपकी जॉब डेफिनेटली लग जाएगी। 1-1.5 साल थोड़ा सा टाइम और ख़राब चलेगा, ये शायद 1 साल के अराउंड, और 1 साल या 1 साल से भी कम, तो उसके अराउंड फिर चीज़ें नॉर्मलाइज होनी स्टार्ट हो जाएंगी मेरे अकॉर्डिंग, दिस इज माई प्रोडिक्शन। और आप सबकी जॉब लग जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक बुरा टाइम चल रहा है, ये एक समझ लो कि ये सर्वाइवल करना है आपने, इसमें आप सीखते रहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना इस वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।